ये वोट हुआ है। पूरा इलेक्शन कमिश्नर मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये चोरी हुई है। चैलेंज है मेरा, इतना उन्होंने मां का दूध पिया, दोबारा इलेक्शन करा ले बैलेट पेपर में। अगर इतना सीट आ जाएगा तो अपने हाथ से हम गर्दन काट लेंगे, अपने हाथ से। रह के महलों में तुम रायते हक भूल गए, ऐसो इसरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपती हुई सहरा में चल कर आओ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सबब भी संवर सकता है, दुश्मन दी का सिराजा भी बिखर सकता है। यही प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम का दलाल था। सच टीवी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शमा अफरोज। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आया है इसको लेकर के कहीं न कहीं एक बेचैनी पाई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस चुनाव में भी SIR के नाम पे धांधली हुई है, चोरी हुई है। क्या वजह है जो फिर से एक बार भारी बहुमत के साथ NDA सरकार बनाई है। जिस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस की रैली में SIR के नाम पर या वोट चोरी के नाम पर जो रैली में जो भीड़ देखी गई थी या फिर तेजस्वी यादव की जो भीड़ देखी गई थी, वो भीड़ जो है वो वोट की शक्ल इख्तियार नहीं की है। ऐसे में हम बात करेंगे जुन्नू अंसारी साहब से, क्योंकि इनका बिहार चुनाव पर खास तौर से पॉलिटिक्स पर एक गहरी नजर रहती है कि ये क्या सोच रहा है और बिहार चुनाव को लेकर के या बिहार का ये रिजल्ट जो है वो कितना ज्यादा कौन सा दिशा दिखाने जा रही है देश को। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। समा ने जो सवाल मुझसे किया है कि बिहार कौन दिशा दिखाने जा रही है, बिहार चोर वाला दिशा दिखाने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ वाली दिशा दिखाने जा रही है। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन उसको कहते हैं। आप वोट मार्जिन देखिए, तेजस्वी यादव का वोट मार्जिन बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन सीट जो है बीजेपी को ज्यादा मिला। वोट मार्जिन नीतीश कुमार से ज्यादा है तेजस्वी यादव का, लेकिन सीट तेजस्वी यादव को कम मिला। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है बिहार में इतनी बड़ी धांधली हुई है, शायद ही हिंदुस्तान की तवारीख में ऐसा हुआ हो। धांधली कैसी? अगर MIM जीतती है तो ठीक है, अगर कांग्रेस और आगे हारती है तो धांधली हो जाता है। देखिए, MIM जीती है, खूब अच्छा सा बात समझिएगा, कहीं ना कहीं तेजस्वी से भूल हुई, तेजस्वी से भूल हुई। असदुद्दीन ओवैसी 2 सीट मांग रहे थे, 2 सीट मांग रहे थे कांग्रेस से, या 3 सीट मांग रहे थे, 6 सीट मांग रहे थे, नहीं 6 देते, 3 दे देना चाहिए था। ये जो मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ उसका कारण असदुद्दीन ओवैसी है। उन्होंने तो 6 सीट जीत लिया, वो नेशनल पार्टी में आ गए, उन्होंने तो अपना एक मकाम बना लिया, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ये 6 आदमी जाकर वहां बैठकर क्या करेंगे? कौम के लिए क्या करेंगे? मिल्लत के लिए क्या करेंगे? इनको तो बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम खराब कर रहे हैं हिंदुस्तान में घूम घूम कर, मुसलमानों का बंटवारा जो वोट का कर रहे हैं, ये क्या सही है? अब इसी पे इल्जाम लगता है कि मुसलमानों को वोट का बंटवारा करते हैं। जो प्रशांत किशोर ने किया उसको क्या कहिए? देखिए, प्रशांत किशोर तो बीजेपी ने खुद खड़ा किया था। प्रशांत किशोर को इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम का दलाल था। अगर बीजेपी का अगर बी टीम था तो कुछ तो आना चाहिए। कहाँ से आएगा? उसको तो वोट खराब करने के लिए खड़ा किया गया। वो ब्राह्मण है, ऊंची जाति का है, वोट बटेगा, वोट कटेगा। 5% ब्राह्मण का वोट भी कुछ प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। वो लच्छेदार बात कर रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव आ रहा है, इसका तो हमको जिंदगी भर गम रहेगा। मतलब उनकी पार्टी, तेजस्वी तो जीता है, वो शेर का बच्चा है, और लालू प्रसाद खुद शेर है। छोटी जातियों को कहां से कहां उस शख्स ने लालू प्रसाद ने उठाया। जंगल राज भी तो चल रहा था उनके दौर में। अरे ये आप वही बात उठा रहे हैं जो योगी उठाता है कि जंगल राज चल रहा था, बाबर का हुकूमत था, अब फलाना ने जुल्म किया, धमाका ने जुल्म किया। लोग भी कह रहे हैं इस चीज को। कौन? यहाँ के लोग भी कह रहे हैं जंगल राज को नहीं चाहते थे। तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या राय है?
9वीं फेल कहते थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो बहुत पढ़े लिखे थे, एक सीट नहीं मिला, एक सीट नहीं मिला उनको। लोग कह रहे हैं कि बिहार में पढ़े लिखों की कोई गुंजाइश नहीं है, बिहार में पढ़े लिखों की कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? अरे यार ये पूरा धांधली हुआ है, ये वोट हुआ है, पूरा इलेक्शन कमिश्नर मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये चोरी हुई है। चैलेंज है मेरा, इतना उन्होंने माँ का दूध पिया, दोबारा इलेक्शन करा ले बैलेट पेपर में। अगर इतना सीट आ जाएगा तो अपने हाथ से हम गर्दन काट लेंगे, अपने हाथ से। ये चोर चुट्टे तमाम लोग मिलके, इलेक्शन कमिश्नर मिलके इतना वोट, आखिर हम लोग का वोट 18% गया कहां पे? मुसलमानों का वोट, यादव का 12% वोट कहां गया? वोट तो मिला है, बीजेपी से ज्यादा आरजेडी को मिला है। आरजेडी को मिला ना, बीजेपी से ज्यादा मिला। उनका 89 सीट हो गया, इनका 25 सीट हो गया। कौन हिसाब से भाई? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, कैलकुलेशन किए तो कौन हिसाब से? बिहार के बाद बंगाल पे नजर है। देखिए बंगाल के लिए एक ख्वाब है, खूब अच्छा से बात कर लिए। अब मैं ममता दीदी से डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, उनको बुरा लगे या भला लगे, मैंने सबको सब लिखा, सवेरा नहीं लिखा, सर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा। हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में हैं, क्यों मोदी का कसीदा नहीं लिखा। हम मर जाएंगे लेकिन मोदी का कसीदा नहीं लिखेंगे। तो मोदी जी के दावा पर क्या कहेंगे? मोदी जी दावा कर रहे हैं बंगाल मिशन है। अरे मोदी जी को बोलिएगा मेरे तरफ से कि बंगाल तो बहुत दूर की बात है, वो गार्डन रीच में आके एमपी इलेक्शन लड़ रहे, यहाँ आके लड़ रहे, लड़ेंगे। धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं नहीं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। अभिषेक के अगेंस्ट में आके इलेक्शन लड़ ले, अगर जीत जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो भगवान के अवतार हैं। खड़ा करके दिखा दीजिए अभिषेक के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता बनर्जी को हराया था। कौन दलाल का बात आप कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी का चोरी से जीता, अब लाइट बंद करके वोट चोरी करके हुआ सब धांधली हुआ, आपको मालूम नहीं है? ममता बनर्जी को हरा दिया। अच्छा मान लिया ममता हार गई, चलिए मान लिया मैंने, जो हार गया। इलेक्शन में यही होता है ना जमहूरियत में, जो हार गया वो हार गया। अभी तो शुभेंदु अधिकारी सब ममता बनर्जी को तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है ना। किसका उंगली पकड़ के चलता था वो? किसका पल्लू पकड़ के चलता था वो? किसका पांव छू के आशीर्वाद लेता रहा वो? वही दीदी का। आज दीदी ने जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बड़ा बात कर रहा है, उसका नाम आप मेरे सामने आज लिया, आइंदा मत लीजिएगा। सलमान क्या भाजपा से डर रहा है? फिर मैंने कहा मुसलमान डरने वाली कौम है यार, ये डरने वाली कौम है, हाँ ये डरने वाली कौम है। आज हम डरते होते तो हमारा मुल्क, हमारे दुनिया में 57 कंट्री होता, 57 कंट्री के हम लोग मालिक हैं, मुसलमान 57 कंट्री है हमारी। फिर भी तो मुसलमानों की हालत बदतर है, 57 कंट्री के मालिक कहला रहे हैं। इसके जिम्मेदार हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। वो इस देश से इतनी मोहब्बत करते थे कि छोड़ के जाने नहीं सके। आज जो हम रो रहे हैं, आज जो हम यहाँ रो रहे हैं, ये जो बार बार धमकी हमें देते हैं, हम इन्हें बाहर कर देंगे, निकाल देंगे हिंदुस्तान से। किसी की मां ने दूध पिलाया है, अगर ये असली बाप की औलाद है तो 30 करोड़ मुसलमानों को निकाल के दिखाए और हमको बताए हम लोग को कौन सा देश वो देना चाहते हैं। अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बाहर कर देंगे। यहाँ बांग्लादेशियों की सरकार है, रोहिंग्यों की सरकार। कौन जाहिल आदमी का बात कर रहे हैं आप? वो जाहिल है पक्का। मिनिस्टर है वो भाजपा के। हाँ, ऐसे लोगों को तो मिनिस्ट्री मिलती है जो मुसलमानों के खिलाफ बोले, जो मुसलमानों को गाली दे, जो मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के मारे, उनको अवार्ड मिलता है। क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ? रेप करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तो यही गुजरात के लोग, यही बीजेपी के लोग एक रेपिस्ट को हार पहना रहे थे। लास्ट में क्या हुआ? फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इनको अंदर किया जाए। तो ये लोग तो ये काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर।
बिहार में भी तो वही हाल देखा जा रहा है। एक रेपिस्ट को माला पहनाया गया और केसी सिन्हा जो कि मैथमेटिक्स के एक ये रहे, उनकी किताबें लोग पढ़ करके आज लाभदायक हो रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, उनको हराया जीत गया। तो फिर आपको बोलो हरा, कोई हरा नहीं है, बिहार के लोग ही तो हरवा। अरे मशीन जीत गया, चुनाव सब हार गया, मशीन जीत गया। भाजपा का ये विकास के नाम पे भी यही बात है, मशीन जीत गया। लोग तो विकास का नाम दे रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, उसके नाम पर वोट पड़ा है। ये नीतीश कुमार जो है ना, वो जो शख्स है ना, ये गिरगिटान के तरह जो रंग बदलता है, पलटू राम जिसको बोलते हैं, ये उनका आखिरी इलेक्शन है। और जो उनके साथ जो एक मौलाना थे, मौलाना बलवाई बलवावी जो भी हो, कौम के सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं ऐसे आलिमों से पूछना चाहता हूं, कौन मुंह लेकर वो आई है मुसलमानों के सामने राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, तलवा चाटने के लिए बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर प्रचार कर रहे थे और मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं। अब की आइएगा आप कलकत्ता में, आपका अच्छे से हम लोग खैर मकदम करेंगे। फूल माला लेके झुन्नू अंसारी आपके लिए खड़ा रहेगा। धमकी दे रहे हैं मौलाना बलियावी को। आप इसको धमकी समझिए या मेरा चैलेंज समझिए, जो दिल में है वो समझिए। तो बंगाल में एंट्री नहीं होगी मौलाना बलियावी? नहीं, कोई मना, हिंदुस्तान का हमारे बाप का है हिंदुस्तान। फूल माला पहना कर तो मैंने तो कोई खराब बात नहीं कहा, हमने तो ये नहीं कहा कि हम जूता का माला पहनाएंगे, हमने कहा कि फूल माला पहनाएंगे। ऐसे लोग भी होते हैं समाज में, हैं? रह के महलों में तुम रायते हक भूल गए, ऐसे इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपती हुई सहरा में चल कर आओ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सबब भी संवर सकता है, दुश्मन दी का सिराजा भी बिखर सकता है। यही नारा ये लोग देते थे ना। महलों में रह के सब भूल गए, हदीस और कुरान की बातें भूल गए। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नमरा में, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यह मुसलमान बीजेपी का कमल का झंडा लेकर, जेडीयू के साथ में झंडा लेकर तकरीर कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान हैं? सिर्फ राज्यसभा के लिए, ये राज्यसभा का भी मेरा सीट नहीं छिना जाए। वक्त आएगा ऐसे सीट को झुन्नू अंसारी जूते की नोक पे उड़ाकर फेंक देगा, अगर मुसलमानों पर ऐसा वक्त आया तो। हमें चीयर की जरूरत नहीं है। मेरे कौम के साथ जो हो रहा है, मेरे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो जुल्म यूपी में हो रहा है, क्या बोला योगी ने आकर, क्या कहा योगी ने ओसामा को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाया। अमित शाह भी लगे रहे, योगी भी लगे रहे, मोदी भी लगे रहे, पूरा कैबिनेट शहाबुद्दीन के बेटे को हराने के लिए पूरी बीजेपी उतर गई। तो मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बच्चा देखिए, आराम से अल्लाह ने उसको 20,000 वोट से जिता दिया। जहां आप जीत गए वहां जीत कर रहे, जहां हार गए मशीनरी की खराबी बोल रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया, हमको मालूम था ये सवाल आप करेंगे। जहां जीत गए वहां जीत गए, जहां हार गए वहां मशीनरी की खराबी बोल रहे हैं। तो अब असदुद्दीन अवैसी को नहीं बोल रहे, आप अवैसी को क्यों नहीं बोलते हैं? अवैसी पर ही क्यों वोट कटवा का नारा आप दे रहे हैं? क्या बात कर रही है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने साबित कर दिया कि हमारा हक था। हाँ, तो बार-बार इंडिया, वो तो बार-बार गठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे, उनको शामिल नहीं किया। हमारी कौम सो रही है, ये मुर्दा हो चुकी है, ये सो रही है नींद से। और कुछ लोग जगाने आते हैं तब ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर चिल्लाने लगते हैं। आपने देखा होगा, ये लोग ज्यादा बाबा का हाथ चूमते हैं, अपनी माँ का हाथ नहीं चूमते, जबकि माँ का हाथ पहले चूमना चाहिए। लेकिन कोई बाबा आ जाएगा जुब्बा पहन के, वैसी जैसा शेरवानी पहन के, आपने देखा होगा स्टेज पे जब चढ़ रहे तो वैसी का हाथ चूम रहे। क्या है वो, क्या बाबा है, क्या है? अबे हाथ चूमना, अपनी माँ का हाथ चूम, अपने बाप का माथा चूम, जो हुजूर ने फरमाया है उस पर अमल कर। मुनव्वर राणा ने कहा था, अरे अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आके खोल दी घर में उजाला हो गया है। तो माँ का हाथ पाँव चूम, अवैसी का हाथ पाँव चूम रहे हो।
सब के सब मारे जाओगे। बंगाल चुनाव के लिए अवैसी भी अब तैयार है। हाँ, तो हम लोग भी तैयार हैं उनका खैर मकदम करने के लिए। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो गार्डनिंग में मीटिंग करके दिखाएंगे। अब ऐसी को चैलेंज कर रहे हैं हम, अब ऐसी को चैलेंज कर रहे हैं। गार्डनिंग में मीटिंग करके दिखाएगा वो, मुस्लिम बेल्ट है ना, दिखलाएगा वैसी मीटिंग करके। चैलेंज कर रहा है जुन्नू अंसारी। क्या जुन्नू अंसारी SIR से और NRC से डरते हैं? डरते हैं बुज़दिल लोग। हम तो रोज मर मर के जीते हैं, हम तो रोज मर मर के जीते हैं, हम तो डेली मर मर के जीते हैं। हम मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर डेली मर रहा है। ना नौकरी है बच्चों का, ना चाकरी है, पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके घूम रहे हैं। एक वक्त अपना फैमिली को खाना जुगाड़ करने में पसीना छूट जाता है। ये समा दिन रात मेहनत करती है, तब अपने फैमिली का पेट पालती है। आप ही लोग आप लोग सोचिए, इतना पढ़ लिख कर मैक लेकर, और आप जैसे न जाने कितने हजारों बच्चे अभी हाथ में मैक उठाए हुए हैं, आपके पास नौकरी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? सरकार। कहीं ना कहीं जनता भी इसकी जिम्मेदार है। सरकार। सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में 6% मुसलमान नौकरी में था, CPM के जमाने में 3% मुसलमान नौकरी में था। इस हुकूमत में 1% नौकरी में नहीं है मुसलमान। कहती है कि मुसलमानों को हम लोगों ने काफी रोजगार दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए, जो सच है, सच कहने की आदत है मुझे, झूठ बोलने की आदत नहीं है। यही सच्चाई है। गूगल मारिए, तृणमूल के जो वादे हैं, जो ये सारे झूठे हैं, सब वादे झूठे नहीं है। ये आप हमको फंसा रहे हैं, आप हमको ममता का गैस मिला रहे हैं। दीदी ने जो काम किया है मगरबी बंगाल में, उसको सहराना पड़ेगा आपको। पूरे हिंदुस्तान में जहां मुसलमान बेइज्जत हो रहे हैं, वहां मगरबी बंगाल में मुसलमानों को इज्जत देकर बॉबी हकीम जैसे लोगों को, एक मुस्लिम घर का लड़का, गरीब घर का लड़का को मेयर बना दिया। तवारीख है ये, हिंदुस्तान की तवारीख में लिखा जाएगा कि मगरबी बंगाल में पहली बार अगर हिंदुस्तान में कोई मुसलमान मेयर बना है जिसका नाम फरद हकीम है, बॉबी हकीम है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी मुसलमान मेयर अभी जस्ट हुआ है, उससे पहले दिया है, उससे पहले ममता ने दिया है। और अमेरिका की बात करने क्यों जाएंगे? अमेरिका से हम लोग का नहीं बनता। अमेरिका तो हमेशा मुसलमानों का दुश्मन रहा है, हमेशा। आप बोलता नहीं है मोदी पाकिस्तान में आइटम बम मार देंगे, पाकिस्तान बोलता है पाकिस्तान इंडिया को मार देंगे। अरे मारो ना साले, एक दूसरे को मार के खत्म तो हो। कोई मारे वारेगा नहीं जब तक उनका अब्बा नहीं बोलेगा। क्लिंटन। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद देश के लोग और खुद जो सरकार है वो दिल्ली ब्लास्ट को कहीं ना कहीं भूल गई है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बारे में इसका इंक्वायरी होने से बाद, इंक्वायरी होने के बाद आपने जो सवाल मुझसे किया उसमें तमाम मुसलमानों का नाम आ रहा है। ठीक है ना? इलेक्शन नहीं, खैर ठीक है, वो छूट जाएगी। ये भी लिख लीजिए जुन्नू अंसारी का बात। कोई मोहम्मद होता, कोई फातिमा होती तो उसका छूटना मुश्किल हो जाता। वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी, उसको बेल मिल जाएगा। लेकिन मुसलमानों को बेल नहीं मिलेगा। जब आजम खान जैसे लोगों को 5 साल जेल में रख दिया गया, अतीक अहमद को एक बच्चे की तरह गोली मार दिया गया, मुख्तार अंसारी को जहर दे देकर जेल में मार दिया गया, हम लोग का गुनाह क्या है ना? हम लोग मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान। और क्या गुनाह हमारा? यही गुनाह है ना। दिल्ली ब्लास्ट में तो तमाम जितने भी दिल्ली ब्लास्ट के बारे में हम आपको जो बताएंगे, इसके बाद जब तमाम इंक्वायरियां हो जाएंगी, जो बात सच है। अभी एक्सेस बोलना ठीक होगा नहीं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने कुछ कहा था। फारूक अब्दुल्ला ने इसके बारे में कुछ कहा था, जिसका घर गिराया गया उसके बारे में कुछ कहा था। अच्छा भाई, ये कौन दस्तूर है? बेटा गलती करे बाप का घर गिरा दिया जाए। वसीर बदर का एक शेर हमें याद आ रहा है, आदमी टूट जाता है घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती है आग लगाने में। एक घर बनाने में आदमी चूर हो जाता है, टूट जाता है। आइए मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं।
मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, मजारों को उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। कहाँ है हिंदुस्तान का कानून? कहाँ सो रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट? कुछ कोई तो बोले। असदुद्दीन इनके बारे इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। आप लोग असदुद्दीन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है बम ब्लास्ट के बारे में मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। ये इल्जाम मैं नहीं लगा सकता। एक प्रधानमंत्री को, मेरा भी प्रधानमंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री है, डर रहे हैं आप? ये सच बोलने को डर कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं सरकार उनकी है, एजेंसी उनकी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की बनती। सुनिए ना, खूब अच्छे से हमारे बात को समझ लीजिए। आईडीएस पकड़ाया कहां से? हरियाणा से 1000 किलो, ठीक है ना? 3000 आईडीएस 3000 किलो एल्यूमिनियम नाइट्रेट पकड़ाया 3000 किलो, ठीक है ना? उसके बाद ये लोग पकड़ाए हरियाणा में, डॉक्टर जो थे, ठीक है ना? बम ब्लास्ट कहाँ हुआ? दिल्ली में, लाल किला में। अब मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, जहां तक किसान नहीं पहुंच सकते थे किसान आंदोलन में लाल किला तक, आपने पहुंचने नहीं दिया, तो आईडीएस वहां कहां तक पहुंचा? वहां कैसे पहुंचा? वहां बम ब्लास्ट कैसे हो गया? किसान आंदोलन में आप वहां तक किसानों को पहुंचने नहीं दिया, तो जाहिर सा बात है आपका डिपार्टमेंट फेलियर रहा। आप भी मानते हैं मोदी सरकार को? नहीं, जिम्मेदार पूरा मानेंगे, लेकिन पूरा माने तो क्या नेहरू जी को बोले कि महात्मा गांधी जी को बोले? ये लोग तो हर बात नेहरू जी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो नेहरू जी को बोलना होगा। जब ये घटना हुई तो अमित शाह जी ने कहा है कि हम दोषियों को कब्र में दफना देंगे। किसको? जो दोषी है उनको कब्र में दफना देंगे। दफना दे? इनके बारे में तो पहले ही कह चुके हैं हमारे राज इंदौरी साहब, जहां से पहुंचो धमाल कर दो, जहां से पहुंचो धमाल कर दो, जहां से गुजरो धुआं कर दो। सियासत ने तुम्हें हक दिया है, दलील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, जिसे चाहो सजा दे दो, जिसे चाहो छोड़ दो। ये तो सियासत ने तो इनको हक दिया है। ये तो बहुत पहले बोल चुके हैं हमारे राज इंदौरी साहब ने। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग से मेरी गुजारिश है, सच्चाई को सामने लाइए। और ई इलेक्शन जो हुआ, ये इलेक्शन को हम खारिज करते हैं और हम तेजस्वी यादव के साथ है। आज हो, 20 साल बाद हो, 2 आदमी का नाम लिख के रख लीजिए, जुन्नू अंसारी जिंदा रहे या ना रहे। एक रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान और एक तेजस्वी यादव एक दिन बिहार का चीफ मिनिस्टर बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इन लोग को नहीं रोक पाएगी। बिहार के बाद बंगाल में भी अब एक डर का माहौल है और बताए बार बार बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बंगाल अब टारगेट है और बंगाल फतह करके रहेगी। बंगाल में कुछ नहीं होगा। समा बंगाल के लोग बहुत चालाक हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। नहीं, यहाँ कोई खेल वेल नहीं, कोई खेल वेल नहीं चलेगा। हम लोग खेले या कोई खेले, यहाँ किसी का खेल वेल बंगाल में चलेगा नहीं। यहाँ बराबर तो कोई खेलने भी आएगा ना तो बढ़िया से कुटाई होगा। ये बंगाल है, मगरी बंगाल, क्या समझे? यहाँ बंगला बोलने वाले लोग हैं, बढ़िया से गांव में मारते हैं, छाता घोप के मारते हैं। यहाँ ये सब चलेगा नहीं। अब मोदी जी को बोल दीजिएगा ओ दीदी करना भूल जाएंगे। ये बंगाल है, मगरबी बंगाल है। सूत्रों के मुताबिक जनसुराज भी यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। उनको दावत देता हूँ मैं। आए, आप तो उनसे मिल के आई हैं, आप तो गई थी, आप तो मिल के आई हैं। हाँ नहीं, आप गई थी ना, मिल के आई हैं आप। मीडिया थी, आप गई, हम ही नहीं बोल रहे हैं, आप गई थी। आप मिलने के बाद उनको क्या समझा? कॉम्युनल आदमी है वो, कट्टर कॉम्युनल है। आपको याद है 2014 में इसी का नारा था ना, अब की बार मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है ना? इसका बात आप लोग कर रही हैं है? ये लोग मूत पीने वाले लोग और मुसलमानों से लड़ने की बात करते हैं। हम लोग गाय का दूध पीते हैं, मूत नहीं पीते हैं। और गाय का बच्चा भी जो पैदा होता है वो भी अपनी माँ का मूत नहीं पीता है, दूध पीता है। क्या समझे? ये लोग दूध पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। तो फर्क है हमारे और इनमें जमीन और आसमान का। आज कितना बड़े बेवकूफ है, बाबा रामदेव दूध बेच रहा है, सबको पिला रहा है और अपना जर्मन में इलाज करा रहा है।
तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम गरीब मुसलमान के फुटपाथ पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, फुटपाथ पे पड़ा था। हमारी वफादारी देखिए, हम मुसलमानों की वफादारी देखिए। जब फुटपाथ पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, कपड़ा उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा।